हेलो 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 गाइस, आई होप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। जितने भी इससे पहले लेक्चर्स हमने डाले हैं आपने, आई होप तुमने देखे होंगे, अच्छे से सबकी सॉल्विंग करी होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं विच इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। अब सेंटर ऑफ मास कोलिजन एक ऐसा चैप्टर है जिसके डायरेक्टली तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर इसके कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन के अंदर कोलिजन का क्वेश्चन आ जाएगा, या वर्क पर एनर्जी चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई कंसेप्ट लग रहा होगा। जैसे तुम्हें पता है इसके अंदर कंसेप्ट होते हैं। एक्सक्लूसिवली इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं जो सब में से आए हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है आज का। ये 3 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं, फिर अगली वीडियो पे मूव ऑन करेंगे। तो जेई मेंस 2026 सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन आए थे आज हम करने वाले हैं। और सब क्वेश्चंस का लेवल डिसेंट है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, मतलब तुम्हें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि क्या हो रहा है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 22 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। एक बार तुम ऐसा करो, क्वेश्चन को देख लो, खुद ट्राई करो। मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं। या चलो, स्टेटमेंट 1, फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। वो कह रहा है कि मेरे पास अगर एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मान लेता हूं M1 M2 M3 M4, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, मतलब K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, ऐसे करके हम सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। परफेक्टली फाइन है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो वही कॉमन सेंस वाली बात कर रहा है, ये तो हमें पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के की टोटल काइनेटिक एनर्जी का सम निकाल लो, यू विल गेट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेटमेंट 1 तो एकदम सही है, कोई चक्कर ही नहीं है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज of the center of mass with respect to the origin and the kinetic energy of all the particles with respect to the center of mass as reference। बहुत कुछ बोल दिया उसने स्टेटमेंट के अंदर। ब्रेक डाउन करते हैं स्टेटमेंट को। द टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी, तो हमें निकालना क्या है फिर से टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो ऊपर हमने निकाला वही यहाँ पे भी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब कहता सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लो और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, दो सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। ऐसे करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। इट सेज कि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हैं। मैं 2 मासेस ले लेता हूँ M1 M2, ताकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, जिनकी वेलोसिटीज V1 V2 है। ओके, तो ही इट सेज दैट जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के बराबर है। चलो, अगर मुझे ये लिखना हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो बड़ा सिंपल है, तुम्हें बस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैन वी फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? VCOM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। बिल्कुल सही बात है। तो ये लिखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टोटल मास M1 प्लस M2 इनटू इसका स्क्वायर VCOM का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ईच पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अब ईच पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपने पास VCOM है, ये रहा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी देखो, मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बैठ गए, दोनों को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज हमें देनी पड़ेगी। तो इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी V2 माइनस VCOM, इसकी हो जाएगी V1 माइनस VCOM। अब जब मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ M1 V1 माइनस VCOM का होल स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 माइनस VCOM का होल स्क्वायर। तो भाई अपनी सेकंड स्टेटमेंट ये बोलती है कि ये जो सम है
वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। और अभी पिछले हमने यहाँ पिछली साइड में लिखा था टोटल काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अगर भाई ये पूरा सॉल्व करके वो वाली इक्वेशन आ गई तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं आई मतलब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो एक क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली नहीं सोच सकते कि क्या कहना चाह रहा है, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करके चेक करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना। खोलो इसके ब्रैकेट्स, ये लिख लिया मैंने, हाफ m1 प्लस m2 VCOM का स्क्वायर प्लस, इसका ब्रैकेट खोल रहा हूँ, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 VCOM स्क्वायर माइनस हाफ m1 2v1 VCOM प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 VCOM स्क्वायर प्लस, नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस हाफ हाफ m2 2 टाइम्स v2 VCOM। ब्रैकेट खोलने में काफ़ी लंबा सा हो गया। अब थोड़ा स्मार्टली तुम्हें दोनों को सॉल्व करना है। लेट्स चेक आउट स्मार्टली कैसे सॉल्व करना है। पहले तो ये 2 और ये 2 माइनस की टर्म एक साथ ले आते हैं, है ना। और तुम्हें ये दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म में से VCOM का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और फाइनली ये वाली टर्म 2 बच रही है। इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल फ्रंट में ले जाता हूँ, इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल फ्रंट में ले जाता हूँ, क्योंकि इस तक की तो हमें पहुंचना था, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, ये वाली टर्म हमने लिख ली, ये वाली टर्म हम लिख चुके हैं यहाँ पे। अब इन दोनों टर्म्स को पकड़ो, पहली टर्म रह गई, लेट्स राइट दैट डाउन, हाफ m1 प्लस m2 VCOM का स्क्वायर प्लस, इसमें से देखो हाफ VCOM स्क्वायर हाफ VCOM स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाफ VCOM स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा m1 प्लस m2। ये और ये टर्म सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ का फैक्टर गायब हो जाएगा। फाइनली ये वाली टर्म, इस टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है, VCOM कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है m1 v1 प्लस m2 v2। बिल्कुल सही बात है। पहली टर्म ये रह गई, पड़े रहने दो इसे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस, इन दोनों को ऐड करो, m1 प्लस m2 VCOM स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब ये वाली टर्म देखो, क्या तुम्हें इस पेज के अंदर कहीं m1 v1 प्लस m2 v2 दिख रहा है? m1 v1 प्लस m2 v2, इट इज m1 प्लस m2 इंटू VCOM। पहले से VCOM है, VCOM का स्क्वायर आ जाएगा, m1 प्लस m2 VCOM का स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, बचा क्या, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम। और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी का सम ही तो होती है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी इज ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ गई, और इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, ऑप्शन 4। अब इस क्वेश्चन को तुम सीधा रीड करके डायरेक्टली अगर आंसर मार्क करने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट गोना हैपन, तुम्हें ये सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो देखो, सिंस सेकंड स्टेटमेंट ऐसी है कि तुम फर्स्ट सेंस पे देखो, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, चलो गलत कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। मतलब अगर डायरेक्ट तुम्हारी इंट्यूशन में नहीं है, जो ये ऑफ कोर्स नहीं होने वाला, तुम्हें सॉल्व करना है, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये एक मीडियम से थोड़ा ऊपर चला गया क्वेश्चन, मीडियम के अप्रॉक्स। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 23 जनवरी का शिफ्ट 1। एक बार तुम क्वेश्चन को देख लो, ट्राई कर लो, पॉज द वीडियो। ओके, चलो। इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, मतलब बॉडीज स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, परफेक्टली है ना। टू स्फेयर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल विद मासेस 15 kg एंड 25 kg, 15 kg 25 kg, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी कोलाइड करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर, वो तो हमें पता ही था।
The rise in temperature if all the heat produced during the collision is retained by these spheres. मतलब कोलाइड करने के बाद ये दोनों स्टिक कर गए, इन इलास्टिक कोलिजन है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हुई होगी, वो लॉस्ट एनर्जी वापस मास के अंदर चली गई और इसका टेम्परेचर राइज करवा दिया। मतलब काफी दो चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, कोलिजन वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है और हीट गेन्ड की वजह से टेम्परेचर राइज वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, दो तो हो ही गए कंसेप्ट। चलो क्वेश्चन करते हुए देखते हैं और क्या यूज हो रहा है। स्टिक कर गए तो टोटल मास हो गया 40 kg, कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी v। सबसे पहले तो v निकालते हैं, हेड ऑन कोलिजन है, सिंपल है, मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे, वील गेट वेलोसिटी v। चलो करवाते हैं मोमेंटम कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट इनिशियल डायग्राम में 150 माइनस 750 इज इक्वल टू 40 v वेक्टर। जब तुम सॉल्व करोगे तो -600 इज इक्वल टू 40 v वेक्टर। दिस कम्स आउट टू बी -15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोलिजन के बाद ये पीछे की तरफ मूव करने लग गया विद 15 मीटर पर सेकेंड। परफेक्टली फाइन। मतलब मेरे पास इनिशियल सिस्टम आ गया, फाइनल सिस्टम आ गया। अब मुझे देखना है इस कोलिजन के अंदर एनर्जी कितनी लूज हुई होगी। सारी एनर्जी नहीं लूज होती, कुछ पोर्शन लूज होता है, तो विल फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल करके देखते हैं। डेल्टा के इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके, के फाइनल किसका? इस बॉडी का। के इनिशियल किसका? इन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का सम। तो के फाइनल निकालो, हाफ 40 इंटू 15 का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज का सम निकालो, हाफ 15 इंटू 10 का स्क्वायर 100 प्लस हाफ 25 इंटू 30 का स्क्वायर 900। फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। जल्दी जल्दी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये कट के यहाँ 20 आ गया, 15 आ गया, 450 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 300 4500 माइनस 750 प्लस 45 इंटू 25 करना पड़ेगा तुम्हें। 45 इंटू 25 22 90 11250। 11250 में अगर 750 ऐड करेंगे तो 1200 बन गया, 12,000 बन गया। माइनस 12,000 शुड बी इक्वल टू -7500 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। मतलब अभी तक हमने सिर्फ यही निकाला है कि इस कोलिजन वाले प्रोसेस के अंदर इनिशियल से फाइनल में स्टिक करने के बाद इतनी अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग डिसिपेटेड और रिलीज, और वो डिसिपेटेड जा रही है इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो फाइनली अब मुझे पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करवाना होता है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसके लिए हमें कुछ डाटा भी दिया हुआ है। तो लेट्स चेक इट आउट, क्या होता है वो फॉर्मूला। जो ये हीट लॉस था वो फाइनली टेम्परेचर राइज करवाएगा बॉडी का। फॉर्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी। कितना हीट लॉस हुआ था? 7500 इज इक्वल टू व्हाट वाज द मास ऑफ द बॉडी? 40। s कितना दिया हुआ है? चेक इट आउट, इट इज 31 कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। ये तो ठीक है, बट कैलोरी को तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है। 4.2 से मल्टीप्लाई करो, 31 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी। चलो डेल्टा टी निकालते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 7500 अपॉन 40 इंटू 31 इंटू 42, ऊपर 10 ले गए। जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करते हैं कॉन्फिडेंटली। 75 इंटू 25, ये कट गया, 3 से कट होगा यहाँ 25, 3 से कट होगा यहाँ पे 14, ऊपर आ गया 625। 625 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 14, कुछ फैक्टर पे कैंसिलेशन हो नहीं रही, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 31 और 14 को मल्टीप्लाई करो, 4 12 3 1 4 3 4, 434 से डिवाइड करना है। देखने से ये लग रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। डबल करोगे तो 625 से ज़्यादा चला जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, एवरीथिंग इज 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो मतलब अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, घबराओ मत कैलकुलेशन से, सिंपल डिवीजन करो, कोई चक्कर नहीं है, गो फॉर इट। कितना टाइम लगता है? 434 434 1.1591 5 जा करेंगे तो 2000 से ऊपर चला जाएगा, 4 जा करना पड़ेगा। 4344 16 12 13 1736 1736 1.4 1.4 वाला एक ऑप्शन है, बट चलो आगे भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। 8 1 10 1
4 7 1 0 1.44 निकल के आंसर आ रहा है। मतलब फाइनली राइज इन टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी 1.44। मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। कोलिजन के अंदर भी डायरेक्टली सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग रहा, मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद तुम्हें चेंज इन एनर्जी भी निकालनी पड़ रही है, और उस एनर्जी को फाइनली तुम टेम्परेचर राइज के फॉर्मूला के साथ इक्वेट कराओगे ms डेल्टा टी, और फिर कैलकुलेशंस भी थोड़ी सी ट्रिकी है। तो अगेन वैसे तो इजी ही कंसेप्ट है, बट ट्रिकी क्यों हो गया? क्योंकि कैलकुलेशन भी है और 3 टाइप के कंसेप्ट्स भी यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो यस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, अ गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 ही क्वेश्चन है। ओके, 23 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, एक बार तुम क्वेश्चन देख लो अच्छे से। या चलो, a body of mass 14 kg initially at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses in ratio 2:2:3. The two pieces of the equal masses fly off perpendicular to each other with a speed 18 meter per second each. The velocity of the heavier fragment in meter per second is. वो कह रहा है कि मेरे पास एक 14 किलो का मास है, 14 kg का मास है, ठीक है, वो एक्सप्लोड कर गया 2:2:3 के अंदर। जो दो इक्वल मासेस हैं वो परपेंडिकुलर मूव करने लग गए 18 के साथ। तीसरा वाला जो मास है 3:3 वाला, उसकी वेलोसिटी बताओ। तो अपने को पता है, अपने को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, बिल्कुल एक्सप्लोजन क्वेश्चन है। एक्सटर्नली देयर इज नॉट अ फोर्स अप्लाइड, सारी फोर्सेज इंटरनली है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मासेस निकालो, वैसे बिना मासेस निकाले भी हो जाएगा, बट चलो। 2:2:3, 2x प्लस 2x प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 14, 7x, x इज इक्वल टू 2 kg। तो 3 मासेस मेरे आ गए, 4 kg, 4 kg, 6 kg। 3 मासेस मिल गए मेरे को। मासेस बनाओ, ये 4 kg है, ये 4 kg है, और एक 6 kg का मास है। दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं 18 मीटर पर सेकेंड एंड 18 मीटर पर सेकेंड। मुझे बतानी है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियली तो भाई ये रेस्ट पे है ना, इनिशियली तो रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम के बराबर पुट करना है। रिमेंबर, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और सिंस इसकी डायरेक्शन अलग है तो अपने नॉर्मल कन्वेंशन ले लेते हैं अपन, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस, इसको मान लेंगे वाई एक्सिस, उसकी डायरेक्शन तो हमें वैसे भी चाहिए नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? 0 शुड बी इक्वल टू 4 into 18 I cap, 4 into 18 is 72, 72 I cap plus 72 J cap plus some 6 V वेक्टर। जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें V वेक्टर मिल जाएगा। अगर मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं तो V वेक्टर निकल के आ रहा है -12 I cap प्लस J cap। क्या I cap J cap में आंसर है? नो। तुम्हें इस वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा, मॉड ले लो। इट्स कमिंग आउट टू बी 12 रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, 12 रूट 2 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। अब 3 ही क्वेश्चंस थे, बड़ा छोटा सा लेक्चर हो गया ये, बट सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ रहा है। ये इजीएस्ट ऑफ देम ऑल था, बट फर्स्ट वाज ट्रिकी एंड सेकंड वाज आल्सो ट्रिकी। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर भी सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वेटेज कम नहीं कह सकते तुम, मतलब या बाकी का कंपैरिजन में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम, रोटेशनल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम, ठीक है, बट देयर इज अ डिसेंट वेटेज और करने लायक क्वेश्चन है। बाकी चैप्टर्स तभी कर पाओगे जब सेंटर ऑफ मास आता होगा तुम्हें। तो आई होप तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, ऐसे ही सॉल्विंग करते रहो क्वेश्चंस की, और सेकंड जेई मेंस बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।